हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं और ये टॉपिक लिया है मैंने एचपीएफआर 2009 का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एचपीएफएनएस की तैयारी कर रहे हैं या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या एचपीएफएस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या अपने घर में प्रिक्योरमेंट करते हैं, इवन देन आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो उसमें क्या क्या कमियां जो है वो रह जाती हैं। तो मैं बात करूंगा, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं वो है, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर टाइम बचा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो प्रिंसिपल हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल क्या है उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तब तो आपको प्रिक्योरमेंट करनी ही पड़ती है। अगर आप डिपार्टमेंट में नहीं भी हैं, इवन देन हम लोग क्या करते हैं कि प्रिक्योरमेंट हम करते हैं घर के लिए भी। और जब भी हम प्रिक्योरमेंट करते हैं या कोई सिविल वर्क हम कराते हैं या फिर देखिए कोई रोड ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं जो सिविल वर्क में ही आता है, तो अगर हम ये चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तब काम करा रहे हैं या अपने घर का भी काम करा रहे हैं, इवन देन ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है उस पर चर्चा करने से पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या स्टेप रहते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी सामान अगर हमने प्रिक्योर करना है, सामान में गुड्स आ सकती हैं, सर्विसेज आ सकती हैं, कंसल्टेंसी आ सकती है और सिविल वर्क भी आ सकता है। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं गुड्स, सर्विसेज, कंसल्टेंसी, सिविल वर्क कैसे प्रिक्योर होते हैं, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड करके है, उसे ज़रूर देखिए। और अभी मैं इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं चर्चा करना चाहूँगा। बट जब भी हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों की प्रिक्योरमेंट करने लगते हैं तो पहला काम हमारा रहता है कि टेंडर इन्वाइट करते हैं। तो देखिए, टेंडर इन्वाइट करना भी एक प्रोसेस है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 3,000 तक हमें कोई भी टेंडर या कोटेशन इन्वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख तक हम लोकल परचेज कमेटी से प्रिक्योरमेंट कर सकते हैं एचपीएफआर 2009 के हिसाब से। और अगर 10 लाख से कम की वैल्यू है तो हम लिमिटेड टेंडर इनवाइट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो एडवर्टाइज टेंडर इनवाइट करना पड़ता है। सिंगल टेंडर भी इनवाइट करते हैं, तो ये डिटेल में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। बट पहला काम क्या होता है कि हम लोग टेंडर इन्वाइट करते हैं। जैसे ही टेंडर इन्वाइट किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर रहता है कि हम उसको इवेल्युएट करते हैं, टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं। और टेक्निकल क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 3 जो है वो हमारे पास बिड्स टेक्निकली क्वालिफाई होने चाहिए, तभी हम फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। और जब हम फाइनेंशियल बिड खोल दी उसके बाद हम उनमें से जो भी लोएस्ट रेट जिस भी बिडर ने किए हैं उसको हम बोलते हैं L1 बिडर। तो L1 बिडर आने के बाद अगला जो हमारा काम रहता है, हम क्या करते हैं कि उस बिडर को जिसके भी रेट L1 है उसको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मींस LOA जारी करते हैं। मींस एक हमारी जो भी टेंडर है जिसने टेंडर इन्वाइट किए हैं वो एक लेटर लिखता है कि भाई तेरा जो टेंडर है वो L1 आ गया है, तेरे रेट सबसे लोएस्ट हैं और अगर तू हमारे साथ काम करना चाहता है, हमें गुड्स देना चाहता है या हमारा जो सिविल वर्क है उसको करना चाहते हैं, तो भाई हमें आप यहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। जब वो एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया जाता है 2 पार्टीज के बीच में। एक वो जिसने प्रिक्योरमेंट करनी है या जिसने सिविल वर्क कराना है, और दूसरा वो है जो सामान दे रहा है या जिसने सिविल वर्क करने का ठेका हमारे से लोएस्ट रेट में लिया है। और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है। और इसी के लिए ही जो चैप्टर 8 है जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, उस ये सारा चैप्टर जो है वो एचपीएफआर का इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की मैनेजमेंट के लिए ही इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किए करता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की, मैंने बात करी, तो
अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक्ट होते हैं, रूल हैं, इंस्ट्रक्शंस रहती हैं डिपार्टमेंट की, या एसओपी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है। तो कोई भी काम बिना रूल एक्ट के नहीं होता है। तो यहाँ भी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हम साइन करते हैं वो करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये एक्ट है जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत डिटेल में है। बट वो अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं या बीबीए की तैयारी कर रहे हैं या बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं तब तो आपको इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करने चाहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद भी कर सकते हैं। बट अगर समझने की बात अगर इसको हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में जो हम वैलिडेटेड बाय लॉ, जिसे हम कल को कोर्ट में भी जाना पड़े तो वहां पे भी हम इसको वैलिडेट कर सकें। और ये क्या होता है कि ये अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होता है जिसे कल को कोर्ट में ले जाना पड़े तो वहां पे ये एनफोर्सेबल हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप कोई सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, सप्लाई ऑफ मटेरियल करा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अदरवाइज कल को अगर कोई लिटिगेशन आती है, मान लीजिए काम करने वाला ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है या जिसने काम कर दिया और उसकी पेमेंट टाइमली नहीं हो रही है, तो उसके लिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होगा तब ये कल को दोनों के बीच में बाइंडिंग भी रहती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है तो कल को डिस्प्यूट जो है वो दो पार्टीज के बीच में अराइज हो सकता है। और इसमें ये बोला है कि लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय टू और मोर पार्टीज टू डू सो और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग वन और मोर थिंग्स स्पेसिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट। मींस कॉन्ट्रैक्ट में बताया होगा कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। उसमें टाइम लिमिट भी दी गई होती है, उसमें पेमेंट का भी मेथड बताया होता है। ये सारे के सारा जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है और वो कल के लिए हमारे लिए कोर्ट में एनफोर्सेबल हो जाता है। देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में क्या होता है कि जब भी एक दो पार्टीज के बीच में एक्सेप्टेंस हो जाती है, एक बोल रहा है कि मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी अपनी बाइक बेचना चाह रहा है और दूसरा उसको लेना चाह रहा है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसने पैसे दिए और उसने बाइक अपने पास ले ली, वो तो हो गया सिंपली एग्रीमेंट। बट जब प्रॉपरली एक हम उसको टेक्निकली उस पर स्टैम्प पेपर लगा के जुडिशियल पेपर पे एक एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा, ट्रांसफर डीड बनेगी, तब वो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। उसमें जो भी जुडिशियल पेपर है, स्टैम्प ड्यूटी, वो सारी की सारी लगानी पड़ती है। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कल को उसे हम कोर्ट में एनफोर्सेबल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंपली ओरली या रिटन सिंपल एग्रीमेंट है तो वो कल को कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता। और इसकी मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो देखिए, ये मैंने बता दिया कि दो पार्टीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है ये रिटन फॉर्म में होता है। इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये काम कितने दिन में होगा, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, इसके कैसे पेमेंट होगी, अगर टाइमली काम नहीं किया तो बट विल बी द पेनल्टी। और ये इंश्योर करता है दो पार्टीज के बीच में राइट एंड ऑब्लिगेशंस, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये दोनों ही पार्टीज के लिए जो है वो इसमें इसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर आप एमबीए या बीबीए की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये सारे ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की आपको याद होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे जो HPFR में इन्होंने ले रखा है उन्हीं पॉइंट पे आऊँगा। तो देखिए, मैं बात करूँगा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की टाइप की, तो ये है अगर फॉर्मेशन मीन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो एक होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो फटाफट मैं बात करना चाहूँगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। मींस दो पार्टीज़ ने आपस में एग्रीमेंट कर ली है और दोनों की बाइंडिंग हो जाती है। एक जो भी उसने मान लीजिए कोई सिविल वर्क करा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जैसे ही काम हो गया वो देखेंगे कि एग्रीमेंट जब वो उनका काम पूरा हो गया तो वो नल एंड वाइड हो जाता है। वो है एक्सप्रेस्ड मीन्स इट मे बी रिटन और ओरल फॉर्म। और दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं होता इसमें, और सिर्फ फिर भी एक दूसरे के लिए लीगल बाइंडिंग रहती है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप शिमला से दिल्ली के लिए आप जाना चाह रहे हैं और आप बस स्टैंड में चले गए, और बस स्टैंड पे आपने देखा कि एक बस खड़ी है जिस पे बोर्ड लगा है शिमला टू दिल्ली, और उसका टाइमिंग है 9 बजे। तो जब आप उस बस में बैठ गए और 9 बजे बज गए हैं, तो देखिए आप बस के ड्राइवर के साथ या बस के मालिक के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं कि वो आपको दिल्ली पहुंचाएगा, बट उसके साथ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब आप बस में बैठ गए और आपके सीट मिल गई है, टिकट आपने ले लिया है, फिर वो उस ट्रक बस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको दिल्ली तक लेके जाए। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपके बीच में नहीं हुआ है, फिर भी इम्प्लाइड है, मीन्स आप उस बस में बैठ गए और जब उसमें बस में बोर्ड लगा हुआ तो ये बस के और आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि बस वाला आपको वहाँ पे दिल्ली में पहुँचाएगा। ये होता है इम्प्लाइड, मीन्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे की लीगल बाइंडिंग हो जाती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसमें क्या रहता है, जनरली देखिए ये भी इम्प्लाइड की तरह ही है, बट इसमें क्या रहता है कि पेमेंट ऑफ द मनी, मीन्स जो भी एक पार्टी ने काम किया तो उसकी लिए जो पेमेंट देने के लिए एक लीगल बाइंडिंग हो इसमें बन जाती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मैं अगर एग्जाम्पल हूँ, मान लीजिए आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास चले गए, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई भी एग्रीमेंट डॉक्टर के साथ पहले नहीं करते हैं कि सर आप मेरे को अगर ठीक करेंगे तो मैं आपको पेमेंट करूँगा। जैसे आप गए, डॉक्टर ने दवाई लिखी, आपने दवाई ली, और फिर आपके और डॉक्टर के बीच में एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है कि आपने जब डॉक्टर से दवाई ली तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस डॉक्टर को पेमेंट कर देंगे। ये हुआ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैं, ये तो थे सिंपल फॉर्मेशन के हिसाब से, अब मैं बात करना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ अगर सिविल वर्क अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि जो HPFR में मेनली इन्होंने बात करी है सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पे हम बात करेंगे 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की। पहला है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है लमसम कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप हैं तभी आपके लिए लीगल बाइंडिंग रहती है। अगर आप घर का काम भी करा रहे हैं, इवन देन आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ये ठेकेदार की इंटेंशन ठीक नहीं होती, या कई बार मान लीजिए आप ठेकेदार हैं तो हो सकता है कि जो आप काम करा रहा है उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो ये इनको कल को कोर्ट में एनफोर्सेबल करने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइजेबल मेरी तरफ से रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करें। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, ताकि एक दूसरे की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों की उसमें डिफाइन हो सकें। तो मैं 2 मिनट में आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टाइम रेट कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का आप समझ रहे होंगे, मीन्स जो भी आप सिविल का वर्क करा रहे हैं उसमें हर आइटम उन्होंने स्पेसिफिक की होगी, और ये कौन स्पेसिफिक करेगा, ये करेगा आपका जो भी एस्टिमेट है। जो टेक्निकल आदमी है, जो टेक्निकल ऑफिसर है, वो हर आइटम उस जो भी मान लीजिए आपने मकान बनाना है तो उसकी हर आइटम लेगा कि प्लिंथ फाउंडेशन इतनी होगी और इसकी ब्रिक वर्क इतना होगा, प्लास्टर इतना होगा, लेंटर इतना होगा, कंक्रीट वर्क ये होगा, सारे के सारा जो है वो आइटमें वो अपने एस्टिमेट में लेगा, और ये लेगा पर यूनिट के हिसाब से। और जो बिडर है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उसमें रेट एक बार डाल देता है, और अगर उसके L1 रेट आ जाते हैं तो वो 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि देखिए उसने पूरी बिल्डिंग, मान लो कोई बिल्डिंग का काम चलाया तो पूरी बिल्डिंग के रेट ना डाल के उसने हर आइटम के रेट वहां पे डाल दिए, और जैसे उसने रेट डाले तो वो ही उसके लिए एक एग्रीमेंट बन जाएगा। और ये आपको मैंने ये बोला इंप्लाइड नहीं होना चाहिए, ये इट शुड बी इन रिटन फॉर्म और प्रॉपर्ली जुडिशियल पेपर पे होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी भी लगनी चाहिए, तब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही उसने जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट पे उसने रेट कोट कर दिए, और रेट कोट करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मकान मान लीजिए वो बन गया, उसके बाद टेक्निकल जो अथॉरिटी है उसकी असेसमेंट करेंगी, मेजरमेंट लेंगे, और जो भी इसकी मेजरमेंट बनेगी उसके हिसाब से जो पर यूनिट बनी है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट जो वो कर दी जाएगी। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि उसने बोला था ब्रिक वर्क, मान लीजिए उसने बोला कि 10 रुपये
पर स्क्वायर फीट। तो अगर मान कि 2000 स्क्वायर फीट बनता है तो इंटू 10 रुपीज़ करके उसकी पेमेंट ब्रिक के लिए कर देंगे। जब वो प्लस्तर करेगा, प्लस्तर के लिए भी गुण मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसने रेट या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कर रखे हैं। और ये इसमें क्या रहता है कि जो भी काम करना पड़ेगा वो एज पर ड्राइंग या बिल ऑफ क्वांटिटीज़ या जो भी स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से करेंगे। और जो पेमेंट है, जो भी एक पेमेंट के लिए एग्रीमेंट में लिखा होगा उस हिसाब से इसकी जो ठेकेदार है उसकी पेमेंट जो है वो जो टेंडरर है वो करेगा। ये देखिए, ये मैं आपको एक स्पेसिमेन दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस हिसाब से एक एस्टिमेट बनता है और यहाँ पे ये जो है वो रेट वो डालेगा। और जब ये रेट डाल देगा उसके बाद एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में होगा। और जो एग्रीमेंट हो गया उसके बाद ये लीगल बाइंडिंग हो जाती है कि जैसे ही वो काम करेगा पर यूनिट के हिसाब से उसको मेजरमेंट के बाद उसकी पेमेंट होगी। और जो भी एक मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कंडीशंस होगी वैसे उसकी पेमेंट जो वो की जाएगी। अब दूसरा लेना चाहूँगा मैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ऑलमोस्ट जैसे रेट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही है, बट इसमें क्या होता है कि जो भी आइटम जो आइटम मैंने जैसे अभी ये देखिए एस्टिमेट में बताया, तो जो एस्टिमेट में आइटम होगी एक्चुअल कॉस्ट उससे वो जो भी काम करा रहा है उससे वो लेगा, प्लस इसमें परसेंटेज रेट में रखेगा कि मैं इतने जो भी एस्टिमेट के हिसाब से काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे इतना 2 या 4% जो वो एक्स्ट्रा आप दीजिए ताकि मैं ये जो 2 या 4% जितना भी एक परसेंटेज फिक्स होती है दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट में, वो उसका एक प्रॉफिट होता है। तो अगला मैं लेना चाहूँगा लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम से आप मतलब समझ गए होंगे कि एक मान लीजिए बिल्डिंग बनानी, तो यहाँ पे आइटम रेट नहीं बनेगा, एस्टिमेट नहीं बनेगा, सिंपली दो पार्टी, ये जनरली तब होता है जब दो पार्टीज को पता है कि ये काम इतने का होने वाला है, स्टैंडर्ड उसकी कॉस्ट इतनी है और दोनों पार्टीज जानती हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है। और होगा कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने कोई घर बनाना है 3 BHK, तो आपको पता है कि अगर मान लो 45 लाख का पड़ रहा है, तो 45 लाख के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया तो वो मेजरमेंट नहीं होगी, जो भी 3 BHK की स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से जब काम कर देगा तो उसको लमसम जो उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। और इसके लिए भी मैंने बोला कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये होगा रिटन फॉर्म में और प्रॉपर्ली जुडिशियल पेपर पे, और जिसमें प्रॉपर्ली स्टैम्प दोनों पार्टीज के उसमें होने चाहिए। तो ये था लमसम कॉन्ट्रैक्ट। अगला मैं लूँगा टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ये 4th टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है सिविल वर्क में। इसमें क्या होता है कि मटेरियल की कॉस्ट अलग होगी और जो लेबर कॉस्ट है वो भी पर यूनिट इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अलग लेगा। मींस मटेरियल प्लस जो लेबर है इसको बाइफर्गेशन रहती है और दोनों को कैलकुलेट करके इसे हम बोलते हैं टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। जनरली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल तो लेते ही हैं, साथ में जो बेसिस हैं उसका भी, जो भी बेसिस ने काम किया उसका भी यूनिट के हिसाब से वो पैसा जो वो जो काम करा रहा है उसे चार्ज करते हैं। और इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में किया जाता है। अब लास्ट टाइप जो है वो है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ऑलमोस्ट आइटम टाइप ही, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट इसमें क्या होता है कि इन्होंने या तो एक लमसम अमाउंट साथ में फिक्स किया होता है कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वो, प्लस इसमें जो भी एक मार्जिन है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट आएगी मटेरियल की उसके ऊपर मैं इतना %, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज या अमाउंट कि मान लीजिए 20 लाख की बिल्डिंग का एक्चुअल कॉस्ट आती है तो उसमें मैं 2 लाख जो है वो एक्स्ट्रा इसमें पैसा लूँगा, या जो भी एक्चुअल कॉस्ट आएगी उसका इतना % जो है मैं एक्स्ट्रा लूँगा। और ये भी एक एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच में हो जाएगा और जब ये एग्रीमेंट होगा तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब बेसिक जो प्रिंसिपल हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो क्या है, फटाफट इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी पर मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका ये चैप्टर नंबर 8 है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट शुड बी प्रेसाइज, मीन्स प्रेसाइज होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और विदाउट एनी एम्बिग्यूटीज, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। दो पार्टीज की जो भी टर्म एंड कंडीशन है इट शुड बी क्लियर और ब्लैक एंड वाइट में प्रॉपर्ली लिखी होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी इसमें नहीं होनी चाहिए। और
टर्म शैल नॉट इन्वॉल्व एन अनसर्टन और इनडेफिनेट लाइबिलिटी, और ये चीज़ें टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर्ली टेंडर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। दूसरा, जनरली जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बनने चाहिए, क्योंकि एक काम अगर मान लीजिए शिमला में हो रहा है तो हो सकता है अदर डिस्ट्रिक्ट में भी वो काम हो, तो जनरली प्रेफर करना चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो। उसी हिसाब से जो है वो सब डिपार्टमेंटों में वो उस पर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जो वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कल को जो लिटिगेशन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एडवाइस ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस करने के लिए इसमें अथॉरिटी रहती है। अगला जो है इस पे कि a department may enter into any kind of contract containing basic term and conditions. No work of any kind shall be commenced without proper signing of the contract. जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है तब तक आप जो है वो काम को शुरू नहीं करना चाहिए। फिर ये थे जो बेसिक प्रिंसिपल थे। उसके बाद मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में फिर जहाँ तक नेसेसरी हो ये दो पार्टीज़ के बीच में टाइमली जो है वो साइन हो जाना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाता है बट पार्टीज के द्वारा इसको साइन नहीं किया जाता है। कल को अगर कोई लिटिगेशन रहती है तो वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं रहता है या वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाता है अगर दोनों पार्टीज ने उसको साइन नहीं किया है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो वो जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती ही है तो उसको स्पेसिफिकली कहीं प्रोसीडिंग में या रिकॉर्डिंग में लाना चाहिए कि क्यों ज़रूरत पड़ी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करने की। जहाँ लॉन्गर ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं तो उसको कोशिश करना चाहिए कि एक लंबा एग्रीमेंट ना करके उसको एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट उसको कर दिया जाए ताकि ये जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है इससे अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, जहाँ तक पॉसिबल हो, देखिए जब भी आप सिविल वर्क करते हैं या कोई प्रोक्योरमेंट आप करते हैं तो एक प्राइस मेन इसमें एंटिटी रहने वाली है। होता क्या है कि कई बार ऐसे अनसर्टन सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए या बहुत ज़्यादा कम हो गए। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में कई चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कुछ चीज़ों के रेट कम हो गए। तो ऐसे ही अगर फोर्स मेजर कोई सर्कमस्टांसेस रहते हैं तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पे प्राइस वेरिएशन क्लॉज जरूर डालनी चाहिए। प्राइस वेरिएशन ये कई बार 5 नंबर का वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्या है। तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज का मतलब ये है कि कई बार अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं कि जो मटेरियल है या जो गुड्स हैं उसके रेट अगर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो अगर प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डाली होगी तो कल को क्या होता है कि जब इसको काम कर रहे होते हैं या जब भी कोई प्रोक्योरमेंट की जाती है तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालने पे अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में है तो जो है वो रेट बढ़ सकते हैं या जो भी एस्टिमेटेड उसकी कॉस्ट है वो कम हो सकती है। बट ये तभी होगा जब आपने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है वो डाली होगी। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये 5 नंबर का केवल क्वेश्चन जल्दी पूछा जाता है। बट जब भी प्राइस वेरिएशन क्लॉज डालनी है तो इसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पे where a price variation clause is provided, the price agreed upon shall specifically specify the base level। मीन्स बताएं कि कौन सा लेवल है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस चली रहती हैं। जैसे काम शुरू होगा तो सीमेंट का बैग मान लीजिए आज 450 रुपये का है, हो सकता है 2 महीने बाद 410 का हो जाए, 420 का हो जाए। बट हम ये जो माइनर चेंजेस हैं प्राइस में उसे हम काउंट नहीं करेंगे। हम लेंगे कभी मान लीजिए मेजर चेंजेस होगी कि 400 का बैग एकदम 600 रुपये का हो गया, तब ही तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सर्कमस्टांसेस है जब हम प्राइस वेरिएशन क्लॉज लेंगे। तो इसके लिए अगर हो सके तो कोई एक बेस लेवल भी ले सकते हैं कि मान लीजिए जब 450 का बैग से रेट ज़्यादा हो जाएंगे तभी हम प्राइस वेरिएशन क्लॉज लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। इस तरह कुछ ना कुछ हमें टर्म एंड कंडीशन जो है वो
डालनी पड़ेंगी। फिर अगर चाहें तो कोई इसके लिए फार्मूला भी बनाया जा सकता है प्राइस वेरिएशन क्लॉज के लिए। फिर अगर प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है इसमें इन्होंने बोला कि द वेरिएशन शैल आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंडेक्स पब्लिश बाय द गवर्नमेंट। ये पीरियडिकली जो इंडेक्स रहते हैं उसको भी वेरिएशन क्लॉज के लिए जो वो लिया जा सकता है। और इसमें कोई कट ऑफ डेट भी रखी जा सकती है कि मटेरियल और लेबर के लिए कौन सी जो कट ऑफ डेट है स्पेसिफाई करनी पड़ेगी हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। और द प्राइस वेरिएशन क्लॉज शैल प्रोवाइड फॉर अ सीलिंग ऑन प्राइस वेरिएशन पर्टिकुलरली वेयर एस्केलेशन आर इन्वॉल्व। ये मैंने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें परसेंटेज भी रखा जा सकता है कि पर एनम कितनी रहेगी या बट ये सारा तभी होगा जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्राइस वेरिएशन की क्लॉज को लेंगे। तो नो एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल डिलीवरी और कंप्लीशन डेट शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट इन इवेंट ऑफ द फोर्स मेजर। मीन्स जो डिलीवरी का पीरियड है सामान की या जो काम करने का उसमें जल्दी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए एक्सेप्ट इन द फोर्स मेजर। फोर्स मेजर का मीन्स मान लीजिए कोई सिविल वर्क चला है और आपके बीच में पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे जल्दी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि एक्सटेंशन आप देंगे तो एक तो कॉस्ट बढ़ती है मटेरियल की और दूसरा क्या रहता है कि उसका आप यूजर्स इतना टाइम जो डिले हो जाता है। बट जो फोर्स मेजर है मीन्स मान लीजिए कोई फ्लड आ गया या कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो गए तो उन स्थितियों को छोड़ के अदरवाइज जनरली इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स शैल रिजर्व द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट गुड्स विच डू नॉट कन्फर्म टू द एग्रीड स्पेसिफिकेशन। अगर मान लीजिए ये भी होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कि एज पर स्पेसिफिकेशन अगर गुड्स नहीं है तो वो उसे आपको जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लास्टली जो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें क्या होता है दिस क्लॉज essentially act as a safeguard against the risk and uncertainty associated with the sudden changes in the price of material needed to give effect to the contractual obligation। तो ये जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज है इसमें देखिए एक्सक्लेशन क्लॉज भी हो सकती है या फिर डी एक्सलेशन। एक्सक्लेशन का मीन्स है कि जब रेट बढ़ जाएंगे तो रहती है एक्सलेशन क्लॉज और जब रेट कम हो जाएंगे तो बनेगी डी एस्केलेशन क्लॉज। तो ये था जो मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया चैप्टर नंबर 8 ऑफ द HPFR 2009 जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में मैंने कोशिश करी आपको बताने की कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर मैंने बात करी कि इसके काइंड कितने हैं और फिर मैंने बात करी कि प्रिंसिपल क्या है कि कौन से प्रिंसिपल हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए। और अगर मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में बताने की कि अगर आप कोई सिविल वर्क का काम कराना चाहते हैं तो HPFR 2009 या जो भी हमारे रूल्स हैं उसमें कौन कौन से रूल हैं, कैसे सिविल वर्क को कराने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ती है। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन रहती है और इस तरह की वीडियो डालने की। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी एज पर रूल उसका रिप्लाई देने की। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास पहुंचती रह सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।